गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन यानी कि वेग परिवर्तन की समय दर या वेग परिवर्तन की दर भी कह सकते हैं इसको। समय दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। त्वरण यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग v1 है t1 समय पर और t2 समय बाद उसका वेग v2 हो जाता है, यानी कि t2 माइनस t1 समय डेल्टा t समय में इसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ है? डेल्टा v परिवर्तन हुआ है। वेग परिवर्तन ये हुआ है। वेग परिवर्तन कितने समय में? डेल्टा t समय में। तो जो त्वरण होगा वो हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। तो डेल्टा v हम इसको कह सकते हैं बटे डेल्टा t। इसको a से प्रकट करते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, या विमीय सूत्र इसका हो जाएगा L और T ऊपर चला जाएगा T की पावर -2। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो ग्राफ हैं वो यहाँ समझ नहीं आएंगे। जब क्लासेस खुलेंगे तो हम वहाँ पर आपको बताएंगे। समय दूरी ग्राफ, समय वेग ग्राफ, इसको हम वहाँ बताएंगे आपको। अब हम यहाँ पढ़ते हैं आगे गति के समीकरण। यदि त्वरण अचर हो, त्वरण देखिए मैंने आपको बताया कि त्वरण जो है वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। अगर त्वरण एक समान है तो वो अचर त्वरण कहलाता है। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। क्या है वेग परिवर्तन? किसी वस्तु का जो वेग है वो बदल तो रहा है। पहले सपोज 5 मीटर पर सेकंड था, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 15 मीटर पर सेकंड हो गया, एक रेगुलर इंटरवल में, यानी कि 1 सेकंड में इतना चेंज हुआ, फिर 1 सेकंड बाद इतना हो गया, फिर 1 सेकंड बाद इतना हो गया। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ? 10 माइनस 5, यानी कि 5 कितने सेकंड में हुआ? 1 सेकंड में। हर 1 सेकंड के बाद, यानी कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 3 सेकंड, कुल समय। तो 1 सेकंड में कितना हुआ? 5/1, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड इसका त्वरण हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर वेग परिवर्तन 15 माइनस 10, फिर 5 आ गया। कितने सेकंड में? 3 माइनस 2, फिर 1 सेकंड में। तो यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड का सेकंड स्क्वायर का वेग परिवर्तन हो गया। तो हम कह रहे हैं कि ये 5 ये कांस्टेंट आ रहा है। ये हर समय एक निश्चित समय में जो उसका वेग परिवर्तन हो रहा है वो निश्चित बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा यदि हम कहते हैं यहाँ पर 5 है 1 सेकंड में, उसके बाद 10 हो गया 2 सेकंड में, उसके बाद 18 हो गया 3 सेकंड में, उसके बाद 30 हो गया 4 सेकंड में। अब यहाँ पर वेग परिवर्तन देखिए, यहाँ पर 5 डेल्टा v t, 10 में से 5 गया 5 और 1, यानी कि यहाँ पर तो वेग जो वेग परिवर्तन की दर आई वो इतनी है। यहाँ पर 18 माइनस 10, यानी कि 8 और 1, यहाँ पर कितना आ गया? त्वरण 8 आ गया। यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर देखिए 10, 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 का मतलब हो गया 12 और 1 सेकंड में तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर त्वरण क्या हो रहा है? यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 12 था। तो यहाँ पर त्वरण असमान है। तो इसकी बात नहीं करनी हमने। जब त्वरण एक समान रूप से बदल रहा है, यानी कि वेग परिवर्तन एक समान रूप से बदल रहा है, अर्थात त्वरण एक समान है, उसको कहते हैं अचर त्वरण। तो अचर त्वरण के लिए, एक समान त्वरण के लिए वेग परिवर्तन हो तो रहा है लेकिन निश्चित समय में निश्चित परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें 3 समीकरण गति के हैं। प्रथम समीकरण होता है v = u + at, पहला समीकरण कहलाता है। दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at², ये द्वितीय समीकरण कहलाता है। और तृतीय समीकरण v² = u² +
2as, जहां v क्या है, u क्या है, प्रारंभिक वेग कहलाता है, प्रारंभिक वेग, t क्या है, समय, t समय बाद वेग v, अंतिम वेग इसको कह सकते हैं हम, अंतिम वेग। a क्या है, त्वरण है, एक समान त्वरण भी बोल सकते हैं इसको हम, एक समान त्वरण, इसकी ये कंडीशन भी है। और s 30 सेकंड में चली गई दूरी, 30 सेकंड में चली दूरी, ये जो है गति के 3 समीकरण कहलाते हैं इस तरीके से। अब इन समीकरणों को यदि हम सिद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं। माना किसी वस्तु, कोई वस्तु जो है उसका प्रारंभिक वेग है u, t समय बाद उसका वेग हो जाता है v, और उसका जो त्वरण है वो है एक समान। तो हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर हम जानते हैं त्वरण a बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, बटे क्या होता है, समय। वेग परिवर्तन कितना हो रहा है t समय में, पहले वेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, अंतिम वेग है v और प्रारंभिक वेग हो जाएगा तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a, या at इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, या v इज इक्वल टू हो जाएगा v इधर रह जाएगा, u इधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा u प्लस at। ये जो है गति का प्रथम समीकरण कहलाता है। द्वितीय समीकरण जब हम प्राप्त करते हैं, द्वितीय समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग है u, प्रारंभिक वेग कितना है, u है, अंतिम वेग कितना है, v है, अंतिम वेग कितना है, v, औसत वेग कितना हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा प्रारंभिक वेग u प्लस v बाई 2 हो जाएगा। हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चली गई दूरी s बराबर औसत वेग गुणा गया समय, गुणा गया समय। औसत वेग कितना है, u प्लस v बाई 2 इंटू टी, u प्लस v की जगह पहले समीकरण से u प्लस at बाई 2 इंटू टी। यहाँ देखिए दूरी s बराबर हो जाएगी u प्लस यू 2u प्लस at बाई 2 इंटू टी, 2ut बटे 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या ये बच जाएगा ut प्लस at स्क्वायर। यानी कि जो गति का द्वितीय समीकरण है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये जो है गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम गति का तृतीय समीकरण प्राप्त करेंगे। गति का हम जानते हैं पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस at, पहला समीकरण है, इसका वर्ग कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस at का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस a कॉमन यहाँ से भी ले लेते हैं, a कॉमन यहाँ से भी ले लेते हैं, अगर 2 यहाँ से भी ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा, यानी कि कॉमन लेने की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से भाग करें, 2 बाहर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा, हाफ a तो बाहर आ गया ये, और t स्क्वायर प्लस 2a बाहर आ गया तो ut बच जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2a, और ये गति के द्वितीय समीकरण से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, s के बराबर होता है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या है, गति का तृतीय समीकरण यहाँ पर सिद्ध हो गया है।